अब बेटा जो बात करते हैं, जो क्रेडिट है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक होता है मीडियम टर्म क्रेडिट, एक होता है मेरे बच्चे लॉन्ग टर्म क्रेडिट। फॉर्मल बैंक्स जैसे कि वो होते हैं आपके एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, इनको फॉर्मल बैंक्स बोला जाता है। एक इनफॉर्मल तरीके का जो है मेरे बच्चे क्या था, बैंक्स था। बहुत सारी जो औरतें हैं वो पशुपालन करती है और एक तरह से अपना सर्वाइवल करती है। बहुत सारी औरतें हैं जो पशुओं को चराती है, उनको खिलाती है, पिलाती है ना। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त हो गए। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर का नेम देख लीजिए। चैप्टर का नेम है आपका रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। फटाफट से देख लीजिए आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे रूरल डेवलपमेंट क्या है, क्या क्या इश्यूज है, क्या की इश्यूज ऑफ एक्शन प्लान फॉर रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक करेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव्स करेंगे इसके, ये अच्छे से करेंगे। लिंगरिंग चैलेंजेस क्या है, रूरल क्रेडिट का टॉपिक, एसएचजी का टॉपिक करेंगे, कुटुंबश्री द पुअर वुमेन्स बैंक का टॉपिक करेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, जनधन योजना क्या है, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद मेरे बच्चे लिंगरिंग चैलेंजेस का हम दूसरा करने वाले हैं, वो है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, डिस्ट्रेस सेल क्या है, मेजर इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केट सिस्टम का टॉपिक करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है, ऑपरेशनल फ्लड का टॉपिक, तनवा ऑर्गेनिक फार्मिंग। बच्चे सबसे पहले समझते हैं रूरल डेवलपमेंट का टॉपिक क्या है। तो रूरल डेवलपमेंट को समझने वाले हैं तो सबसे पहले क्या समझेंगे, रूरल डेवलपमेंट यानी गांवों में डेवलपमेंट। तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेती रहती है, कुछ ऐसे प्लान्स करती है ताकि गांवों में जो है डेवलपमेंट हो सके, गांवों में सोशल डेवलपमेंट हो सके। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर मैं बात करूं, गांवों में जो है लोगों को काम मिले, लोगों के पास पैसा है, गरीबी कम हो जाए, गांवों के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम कम हो जाए, यानी सोशल डेवलपमेंट हो सके, समाज का भला हो सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है गांवों में प्रोडक्शन हो सके, फैक्ट्रीज खोलती है, इंडस्ट्रीज खोलती है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और जितने ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा जीडीपी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा जो है हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, डेवलप करेगी। सो यही होता है मेरे बच्चे रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हमारे देश की सरकार है वो कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे एक्शंस ले ताकि गांवों में जो है वो क्या हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और सोशल डेवलपमेंट हो सके। अब बात करेंगे मेरे बच्चे, 2 प्रकार के चैलेंजेस होते हैं, एक होता है आपका लिंगरिंग चैलेंजेस और एक होता है मेरे बच्चे आपका इमर्जिंग चैलेंजेस। क्या होता है मेरे बच्चे, इमर्जिंग चैलेंजेस। सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे, लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, एक आपका रूरल क्रेडिट का, एक होता है आपका रूरल मार्केटिंग का टॉपिक आता है। इमर्जिंग चैलेंजेस के अंदर बच्चे आपके 2 ही टॉपिक आते हैं, एक आता है मेरे बच्चे ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन फार्मिंग। अदर देन फार्मिंग यानी इसके अंदर मेरे बच्चे आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को हम पढ़ने वाले हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को। और नेक्स्ट है मेरे बच्चे ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले समझते हैं मेरे बच्चे लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस का मतलब है ऐसे चैलेंजेस जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, जो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये डिस्कस करेंगे, एक एक करके हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। और एमर्जिंग चैलेंजेस का मतलब है जो अभी अभी एमर्ज है, यानी इसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ इन चैलेंजेस को आए, बहुत रिसेंटली आया, बहुत ज्यादा इसको समय नहीं आया। तो इसके अंदर हम दोनों टॉपिक्स करेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज और दूसरा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का टॉपिक करने वाले हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सबसे पहला टॉपिक है की इश्यूज ऑफ एक्शन प्लान फॉर द रूरल डेवलपमेंट, कि हमारे देश की सरकार को क्या एक्शंस लेने चाहिए ताकि रूरल एरियाज में क्या आ सके, डेवलपमेंट आ सके। तो सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारे देश की सरकार है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए इन रूरल एरियाज, गांवों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए, रोड्स बनवानी चाहिए, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से गांवों में आज भी बिजली की समस्या है, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए, जैसे कि ट्यूबवेल लगवाना चाहिए या फिर कुआं वगैरह खुदवा के देना चाहिए फार्मर्स को ताकि उनको हेल्प मिले प्रोडक्शन को करने के लिए। कम्युनिकेशन, इंटरनेट की फैसिलिटीज भी जो है गांवों में प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट है बैंक्स। आज भी बहुत सारे गांव है जहां पे बैंक्स की फैसिलिटीज नहीं है, तो बहुत सारे फार्मर्स को या बहुत सारे जो गांवों में लोग हैं उनको बहुत दिक्कत आती है, आज भी वो मनी लेंडर पे डिपेंड है। तो बैंक्स की फैसिलिटीज भी जो है गांवों में देनी चाहिए ताकि रूरल एरियाज में क्या आ सके, डेवलपमेंट आ सके। नेक्स्ट है मेरे बच्चे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि अगर मैं बात करूं, ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों के अंदर स्किल्स होना, नॉलेज होना, एबिलिटीज होना, स्पेशलाइज नॉलेज होना, है ना, समझ रहे हो।
क्या बोल रहे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि हमारे देश की सरकार को, गवर्नमेंट को एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए, मतलब रूरल एरियाज में एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, यानी स्कूल्स वगैरह खुलवाने चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पर ध्यान देना चाहिए, हॉस्पिटल्स वगैरह खुलवाने चाहिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी चाहिए, फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको कैसे फसल उगानी है, ठीक है, सोयल से रिलेटेड ट्रेनिंग देनी चाहिए, कैसे उनको खाद डालना है, कैसे उनको पानी डालना है, कैसे उनको बीज बोने, वो सारी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि फार्मर ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा फसल को उगा सके। तो ये सारी ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको, स्कूल, हॉस्पिटल वगैरह खुलवाने चाहिए ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। फॉर्मेशन का मतलब होता है बढ़ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ताकि गांवों में जो लोग हैं उनके स्किल्स डेवलप हो, नॉलेज डेवलप हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनको मिले, है ना, एबिलिटीज उसमें जो है डेवलप हो सके, है ना। तो वही हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का मतलब है कि गांवों में जो है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ये सब खोलनी चाहिए सरकार को ताकि ज्यादा जो है गांवों में जो है प्रोडक्शन हो सके और ज्यादा लोगों के पास काम होगा। जितनी ज्यादा गांवों में प्रोडक्शन होगी, अगर हम बात करेंगे, जितनी ज्यादा गांवों में प्रोडक्शन होगी उतना ही जो है गांव जो है डेवलप हो पाएंगे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना, और एक तरह से उनमें भी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी गांवों में भी। नेक्स्ट है पुअर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए, यानी पुअर्टी को कंट्रोल करना चाहिए गांवों में। तो कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि गांवों में जो है लोगों के पास काम आए, पैसा आए और गरीबी को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है कुछ एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड कुछ चेंजेस लेके आनी चाहिए। सबसे पहले अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, कि भाई जमींदारी सिस्टम को हटाना चाहिए। इंटरमीडियरीज का मतलब होता है जमींदार, तो सरकार को जो है जमींदार वगैरह को हटा देना चाहिए क्योंकि बहुत से जो जमींदार है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, बहुत ही ज्यादा उनको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं और ज्यादा जो है उनसे रेंट और एक तरह से ज्यादा उनसे रेवेन्यू निकालने की कोशिश करते हैं। और इस केस में होता क्या कि फार्मर्स के पास इतना भी नहीं बचता है कई बार कि वो बीज वगैरह खरीद सके, अगले साल फिर से उनको फसल उगानी है, फसल उगाने तक के भी उनके पास पैसे नहीं बचते हैं और अपने सर्वाइवल तक के लिए भी उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट को रेगुलेट करना चाहिए। कैसे सरकार को रेंट को रेगुलेट करना चाहिए और करती भी है और आगे भी करना चाहिए। कैसे कि जितनी भी क्रॉप की वैल्यू है, जितनी भी क्रॉप की वैल्यू, मान लो 3 लाख जो है क्रॉप की वैल्यू का मतलब है कि जो भी फार्मर ने उगाया, उगा के बेचा, बेच के जो भी उसके पास पैसा आ रहा है, जितनी भी क्रॉप की वैल्यू है उसका जो 1/3 हिस्सा ही जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जमींदार को मिलना चाहिए। यानी जो 1 लाख रुपए हुआ ना, सिर्फ 1 लाख जो है जमींदार को मिलना चाहिए और बाकी का जो 2 लाख रुपए है वो फार्मर्स खुद अपने पास रखे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंट को रेगुलेट करना चाहिए कि सिर्फ 1/3 हिस्सा ही जो है जमींदार को दिया जाएगा, बाकी जो है फार्मर्स खुद के पास रखेंगे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। कंसोलिडेशन का मतलब होता है इकट्ठा करो। अगर हमें पता है जो फार्मर्स थी, जिनकी जमीनें थी वो क्या थी, बिखरी बिखरी थी, छोटे छोटे टुकड़े थे और बिखरे बिखरे एरिया में थी। एक छोटा एरिया वहां, एक एरिया यहाँ, एक एरिया यहाँ, एक एरिया यहाँ, है ना, मतलब बिखरी बिखरी थी, है ना, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। सरकार को क्या करना चाहिए, इनको इकट्ठा करवाना चाहिए। एक इकट्ठा दो, इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। सरकार को क्या करना चाहिए, सीलिंग करनी चाहिए। सीलिंग का मतलब है मैक्सिमम फिक्सेशन करनी चाहिए लैंड होल्डिंग्स की, कि एक इंसान सिर्फ इतनी ही लैंड को होल्ड करेगा। एग्जांपल जैसे सरकार ने फिक्स कर दिया कि जो एक इंसान है सिर्फ 100 एकड़ ऑफ लैंड को ही होल्ड करेगा। अगर किसी के पास इससे ज्यादा लैंड है, मान लो मेरे पास 150 एकड़ ऑफ लैंड है, यानी कितना फालतू का है, 50 एकड़ ऑफ लैंड ना, तो सरकार को जो रिमेनिंग ये जो सरप्लस लैंड है ना, ये जो सरप्लस लैंड है, जो रिमेनिंग लैंड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक्वायर करे सरकार इसको और उसको किस में बांट दे, उन फार्मर्स में बांट दे जिनके पास या तो लैंड नहीं है या बहुत ही स्मॉल होल्डर्स को दे दे, जिनके पास है तो सही लेकिन बहुत ही कम लैंड है, 2-4 किले जिनके पास, उनको बांट दे। तो ये करे। सीलिंग और लैंड होल्डिंग का मतलब है कि मैक्सिमम फिक्सेशन कर दे कि एक इंसान सिर्फ इतनी ही जमीन को होल्ड करेगा। अगर किसी के पास इससे ज्यादा जमीन है तो सरकार उसको एक्वायर कर ले, यानी जब्त कर ले और किस में बांट दे, उन फार्मर्स में जिनके पास है नहीं या उन फार्मर्स में जिनके पास बहुत ही कम जमीनें हैं। चलिए नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। सरकार को कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। क्यों? ताकि जो फार्मर्स है वो बार्गेनिंग का बेनिफिट उठा सके। सरकार ये बोलती है फार्मर्स की तुम मिलकर फार्मिंग करो, मिलकर जाओ बीज को खरीदने, मिलकर जाओ बीज को खरीदने और मिलकर अपनी फसलों को बेचो ताकि तुम्हें वो प्राइस मिले जो तुम चाहते हो। मिलकर करो। अगर तुम अकेले जाओगे तो ट्रेडर की चलेगी, दुकानदार की चलेगी, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। तुम मिलकर जाओ, इकट्ठे जाओ ताकि तुम्हारी सुनी जाए।
ठीक है, तो कोऑपरेटिव। और ये सारे पॉइंट जो है बच्चे मैं सेकंड चैप्टर जो था ना वो ऑलरेडी इसको समझा चुकी हूँ। उस चैप्टर में इंडियन इकोनॉमिक वो वाला चैप्टर था ना आपका 1950 से 1990 वाले चैप्टर में बहुत डिटेल्ड में कराया है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल चाहिए इसकी तो आप वहां जाके देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे फॉर ऑफ एक्शन प्लान्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि भाई अब जो ये एक्शंस प्लान्स करे गए है ना, ये एक्शंस लिए गए जो हमारे देश की सरकार के द्वारा ताकि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट हो सके, क्यों एक्शंस लिए गए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इसके बिहाइंड, कि क्यों ये एक्शंस को लिया गया देश की सरकार के द्वारा, तो क्यों लिया गया ताकि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़े। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं सीधी सी बात हूं, अगर फार्मर्स को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाए, ठीक है, या परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन की फैसिलिटीज दी जाए, बिजली वगैरह की फैसिलिटीज वगैरह दी जाए, तो इन सबसे होगा क्या, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सीधी सी बात है, अगर देश में जो है गांवों में जो है अगर मैं बात करूं, अगर सरकार जो है इंडस्ट्रीज खोले, फैक्ट्रीज खोले, तो कितने लोगों को जो है काम मिलेगा, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और तीसरा क्या है, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, है ना। देखो सीधी सी बात है, अगर हमारे देश की सरकार गांवों में स्कूल्स खुलवाएगी, हॉस्पिटल्स खुलवाएगी, तो एजुकेशन को प्रमोट करेगी, हेल्थ फैसिलिटीज को प्रमोट करेगी, और इससे होगा क्या, एक ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। एक ओवरऑल जो है एक ह्यूमन में क्या होगी, डेवलपमेंट। अगर एक पढ़ेगा लिखेगा स्वस्थ रहेगा इंसान, है ना, तो ऑब्वियसली जो है उसके अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, एक ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे जो अगला जो अगर मैं बात करूं, हमने बात करें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, एक होता है लिंगरिंग चैलेंजेस और एक होता है इमर्जिंग चैलेंजेस। सो लिंगरिंग चैलेंजेस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका रूरल क्रेडिट का टॉपिक है। सो रूरल क्रेडिट जिसको मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट भी बोलती हूँ, रूरल क्रेडिट का मतलब होता है लोन देना। किसको लोन देना, फार्मर्स को लोन देना। किस चीज के लिए लोन देना, फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए उनको लोन देना। सो यही होता है क्रेडिट देना, लोन देना, किसको, फार्मर्स को देना। किस पर्पस के लिए, फार्मिंग के लिए, यानी खेती बाड़ी करने के लिए उनको लोन वगैरह देना, ताकि वो बीज वगैरह खरीद सके, खाद वगैरह खरीद सके और वो खेती बाड़ी कर सके, यानी फसल वगैरह उगा सके। अब बेटा जो बात करते हैं, जो क्रेडिट है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक होता है मीडियम टर्म क्रेडिट, एक होता है मेरे बच्चे लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, 6 महीने से 1 साल तक के लिए, जिसको 6 महीने से 12 महीने बोलो एक ही बात है, 6 महीने, ठीक है। अब यहां बात करते हैं मीडियम टर्म क्रेडिट जो है मीडियम पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है, जो 1 से 5 साल तक के लिए दिया जाता है। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो है बेसिकली वो 5 से 20 साल तक के लिए दिया जाता है, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए दिया जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा क्रेडिट दिया जाता है, यानी कौन सा लोन दिया जाता है, ताकि वो क्या परचेज कर सके, फार्मर सीड्स वगैरह, बीज वगैरह खरीद सके, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह खरीद सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल को अपने पे कर सके। इस पीरियड के लिए जो है फार्मर को लोन दिया जाता है, 6 से 12 महीने तक के लिए जो है उनको लोन वगैरह दिया जाता है, ताकि वो फसल वगैरह उगा ले। नेक्स्ट है मीडियम टर्म क्रेडिट जो 1 से 5 साल के लिए होता है, वो किस लिए दिया जाता है, फार्मर्स को, ताकि वो मशीनें वगैरह खरीद सके, यानी ट्रैक्टर वगैरह खरीद सके, कुआं वगैरह खुदवा सके। इस पर्पस के लिए जो है उनको लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे 5 से 20 साल तक के लिए जो लोन दिया जाता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट होता है। वो किस लिए दिया जाता है फार्मर्स को, फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। अगर उनको कोई जमीन खरीदनी है, आपको पता है एक एक किला जो है कितना महंगा होता है, करोड़ों करोड़ रुपए का होता है, राइट, आपको पता होगा 1 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो इतना एक्सपेंसिव है, इसलिए उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है लोन दिया जाता है, ठीक है। और किस लिए दिया जाता है, परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड, यानी एग्जिस्टिंग लैंड में अगर उनको कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उनको क्रेडिट दिया जाता है, यानी लोन दिया जाता है। वो कितने पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होता है, 5 से 20 साल तक के लिए होता है। सो ये अच्छे से कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए, ये तीनों टाइप के क्रेडिट आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चल जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स फॉर द फार्मर, यानी फार्मर्स को जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है वो किस किस पर्पस के लिए होती है। पहला होता है प्रोडक्टिव बोरिंग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोरिंग, एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव बोरिंग्स क्या होता है, जब एक फार्मर जो है लोन ले रहा है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, यानी प्रोडक्शन को करने के लिए ले रहा है, जैसे उसने सीड्स वगैरह खरीदने हैं, इसको फर्टिलाइजर वगैरह खरीदना है, पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदना है, तो इस पर्पस के लिए वो लोन ले रहा है ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, फसल वगैरह उगा सके। अनप्रोडक्टिव पर्पस क्या होता है, जब एक फार्मर जो है बोरो कर रहा है, उधार ले रहा है पैसा, लेकिन वो प्रोडक्शन करने के लिए नहीं ले रहा, लेकिन खुद के खर्चे उठाने के लिए, जैसे कि मान लो उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, या कोई फेस्टिव सीजन आ गया, दिवाली का समय आ गया, तो बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने हैं, या जो भी ले लो, उस पर्पस के लिए वो क्या कर रहा है, लोन वगैरह ले रहा है। या अपने बच्चों को मान लो उसने बाहर भेजना है, कनाडा भेजना है, इस पर्पस के लिए उसने लोन लिया, समझ रहे हो। तो ये क्या होते हैं मेरे बच्चे, अनप्रोडक्टिव बोरिंग्स। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट की, बात करते हैं कि गांवों में जो लोग हैं वो कैसे लोन लेते हैं।
कहाँ कहाँ से लोन लेते हैं, तो देयर आर टू सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं मेरे बच्चे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक होते हैं मेरे बच्चे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होते हैं? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का मतलब है कि जहां पे जो गांव के जो लोग हैं, रूरल एरियाज में जो लोग हैं, वो कहाँ से लोन लेते हैं? वो बड़े बड़े अगर मैं बात करूं, वो मनी लेंडर से लोन लेते हैं, है ना। सेठ, साहूकार, बड़े बड़े जो जमींदार लोग होते हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी लोग होते हैं, वहां से उधार लेते हैं, ठीक है। सो लोन्स आर टेकन फ्रॉम लैंडलॉर्ड से, जमींदारों से, विलेज ट्रेडर्स, बड़े बड़े जो गांवों के ट्रेडर्स, व्यापारी लोग हो गए, मनी लेंडर, इन सबसे वो क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। दे प्रोवाइड लोन फॉर प्रोडक्टिव एज वेल एज नॉन प्रोडक्टिव पर्पस। तो ये बेसिकली जमींदार से या बड़े बड़े सेठ, साहूकार, व्यापारी लोगों से जो लोन लिया जाता है वो प्रोडक्टिव पर्पस या नॉन प्रोडक्टिव पर्पस, दोनों पर्पस के लिए वो लोन ले सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी लोन लिया जाता है वो इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन होता है कि वो जो इंसान है, वो जो फार्मर है, वो उस लोन को चुका ही नहीं पाता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि फार्मर इस वजह से सुसाइड भी कर लेता है, क्योंकि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि उसको चुका नहीं पाता और लास्ट में वो क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है। तो एक बार देख लीजिए, सो लोन्स प्रोवाइडेड एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है एंड एक्सप्लॉइट द इलिटरेट फार्मर्स। सो ये जो फार्मर्स होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इस वजह से जो लोन लेते हैं वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेते हैं और उस लोन को वो कई बार चुका भी नहीं पाते हैं। लेस पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन। जनरली जो फार्मर्स है वो क्यों प्रेफर करते हैं, या गांव के जो लोग हैं वो यहां से लेना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि कम से कम पेपर वर्क होता है, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन होती है। यही अगर बैंक से लेते तो बहुत सारे पेपर वर्क, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, कभी आधार कार्ड दो, कभी राशन कार्ड दो, कभी इसकी कॉपी, कभी ये डॉक्यूमेंट लेके जाओ, तो बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं और वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो थोड़ा सा इन सबसे बचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि कम से कम पेपर वर्क होता है और लोग इसलिए ले लेते हैं। विद एंड विदाउट कोलेटरल, दोनों प्रकार से लोन मिल जाता है। विद कोलेटरल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, और विदाउट कोलेटरल मतलब बिना कुछ गिरवी रखे भी उनको लोन मिल जाता है। देखो भाई, उन लोगों को बिना गिरवी रखे लोन मिलता है जो, अगर मैं बात करूं, देखो भाई, आपको पता है गांव में लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, ठीक है। मान लो मैंने लोन लिया किसी बड़े सेठ से, किसी बड़े व्यापारी से, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो उसको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, उसको पता है कि मैं चुका दूंगा, तब उसको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, तो इसलिए मुझे कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोनों तरीके से लोन लिया जाता है। अगर मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखवाऊंगी, कोई कागज, कोई प्रॉपर्टी के कागज, कोई घर के कागज, समझ रहे हो, तो मैं उसको कहूंगी कुछ ना कुछ अपना गिरवी रखे। तो यहाँ पे जो लोन मिल जाता है वो दोनों तरीके से मिल जाता है, कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ सकता है और बिना गिरवी रखे भी जो है लोन मिल जाता है। इजिली इंसेसेबल का मतलब है बहुत इजिली जो है लोन मिल जाता है। आगे, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफन टू लेड टू डेट ट्रैप ऑफ द फार्मर। जनरली यहाँ क्या होता है मेरे बच्चे, कि फार्मर्स बहुत जो लोन लेते हैं वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं कि वो उस लोन को चुका ही नहीं पाते, और कई बार इस चक्कर में वो क्या है, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी कर्जे के जाल में फंस जाते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, तो वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है? तो अगर आप देखें तो कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर ये सारे आते हैं, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती है? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी ये ऐसी सोसाइटी है जहां पे जो है कुछ लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, मिलकर, कोऑपरेटिव मतलब मिलकर वो क्रेडिट देते, क्रेडिट मतलब लोन देते। किनको लोन देते? फार्मर्स को लोन देते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है उनको लोन दिया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि एलिमिनेट करना मनी लेंडर के कंसेप्ट को, क्योंकि मनी लेंडर बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है और इस वजह से जो फार्मर्स है वो डेट ट्रैप पे फंस रहा था, कर्जे के जाल में जो है फंस रहा था, और इस कंसेप्ट को खत्म करना ही जो है मेन ऑब्जेक्टिव था सरकार का। सो ये बेसिकली क्या था, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का मेन पर्पस ये था कि एक ऐसी सोसाइटी है जो मिलकर जो है गांवों के लोगों को लोन वगैरह देती थी, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो यही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या थी, लोन वगैरह देती थी फार्मर्स को, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती थी। और इसके अलावा वो क्या करती थी, उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती थी, किसको? फार्मर्स को, कि उनको कैसे जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को वो इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ उनको लोन नहीं देती थी, इसके साथ साथ वो उनको गाइडेंस देती थी, समझाती भी थी कि कैसे वो जो है अपनी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को जो है एनहांस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव था इस सोसाइटी का। लोन देना किसको? फार्मर्स वगैरह को, या फिर देख लो, टू प्रोवाइड लोन एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन देना बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। सो रूरल एरियाज में ग्रोथ आ सके, डेवलपमेंट आ सके, इस चक्कर में वो जो है गांवों के लोगों को लोन देती थी, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती थी, ताकि जो गाँव के लोग हैं वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी खोल सके, है ना, कोई छोटा मोटा काम धंधे कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन दिया जाता था। लोन दिया जाता है फार्मर्स
फार्मर्स को फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, फार्मर्स को लोन दिया जाता था ताकि वो अच्छी क्वालिटी की सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड इन सबको खरीद सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। मेन ऑब्जेक्टिव था मनी लेंडर के कंसेप्ट को जो है खत्म करना, और एक और ऑब्जेक्टिव था स्प्रेड करना क्रेडिट फैसिलिटीज को अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। इस सोसाइटी का ये भी ऑब्जेक्टिव था कि स्प्रेड करना, फैलाना, कि जो लोन के रूप में एक तरह से अगर मैं बात करूं, वो ये चाहती थी कि हर गांव में, हर जगह जो है लोग जो है इनके द्वारा जो है लोन ले इंस्टेड ऑफ मनी लेंडर। इनका ये ऑब्जेक्टिव था कि जो लोग हैं वो मनी लेंडर से लोन ना लेके बल्कि इनके थ्रू जो है लोन ले, क्योंकि ये जो लोन की फैसिलिटी देते थे वो बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट है मेरे बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, ध्यान समझिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही है, एसबीआई और बहुत सारे कमर्शियल बैंक जो है हमारे देश में खुलने लगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब खुला हमारे देश में, 1955 में खुला। मेन फोकस क्या था, रूरल क्रेडिट यानी गांवों के लोगों को लोन वगैरह देना मेन ऑब्जेक्टिव था। गवर्नमेंट ने क्यों लेके आई, ये एसबीआई क्यों लेके आई, ये अदर कमर्शियल बैंक्स क्यों लेके आई हमारे देश की सरकार, क्योंकि सरकार को ये लगने लगा कि खाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के थ्रू जो है हम लोन फैसिलिटीज, सिर्फ अकेली उससे हम लोन फैसिलिटीज को पूरा नहीं कर सकते, दूसरे सोर्सेज भी आने जरूरी है ताकि ज्यादा ज्यादा लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा मिल सके और ज्यादा ज्यादा जो है गांवों में जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। तो वही बात है, सो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि रूरल क्रेडिट की नीड्स को फुलफिल खाली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से नहीं किया जा सकता, इसके साथ कमर्शियल बैंक्स की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। सो उनको लगा कि कमर्शियल बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे जो है कमर्शियल बैंक लेके आई, एसबीआई बैंक लेके आई, ठीक है, ताकि रूरल क्रेडिट नीड्स को फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, ताकि लोन वगैरह मिल सके, गांवों के लोगों को लोन मिल सके फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ताकि गांवों में जो है डेवलपमेंट हो सके। जो गांव के लोग हैं वो, अगर मैं बात करूं गांवों में, गांव के लोग अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल ले, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, है ना, लोन वगैरह देती थी, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है इनको लोन वगैरह दिया जाता था। और मेन ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ये था कि मनी लेंडर की कंसेप्ट को क्या करना था मेरे बच्चे, खत्म करना था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे रीजनल रूरल बैंक्स क्या है और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ध्यान समझिए, नाम से पता चल रहा है रीजनल रूरल बैंक्स, यानी एक ऐसे बैंक्स है जो रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए बैंक्स खोले गए, गांवों में डेवलपमेंट आ सके, ये बैंक्स खोले गए। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब है एग्रीकल्चर लैंड में डेवलपमेंट हो सके, इसलिए जो है बैंक्स वगैरह खोले गए। सो इन बैंक्स का क्या काम था, ये बैंक्स भी क्या करते थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे रूरल एरिया के लोगों को, यानी रूरल पीपल को, यानी गांवों में जो लोग हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता था, बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है प्रोवाइड किया जाता था। लोन्स आर गिवन फॉर द, क्यों लोन वगैरह दिए जाते थे, ताकि गांवों में डेवलपमेंट हो सके, है एज वेल एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज यानी ऐसे एरियाज जो बहुत ज्यादा कहते हैं ना बैकवर्ड थे, उन एरियाज में डेवलपमेंट हो सके, वहां पे रोड, रेलवेज वगैरह खुद आ जाए, ठीक है, कच्ची सड़कें वहां पक्की सड़कें बन जाए, इंडस्ट्रीज खुले, लोग अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल ले, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, है ना। तो इस पर्पस के लिए जो है उनको लोन वगैरह दिया जाता था ताकि बैकवर्ड एरियाज भी डेवलप हो सके। सो लोन वगैरह दिया जाता था वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी जो वीकर सेक्शन यानी जो बहुत ज्यादा गरीब लोग थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, कोई काम धंधा नहीं था, जिनके पास, उनको लोन वगैरह दिया जाता था ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, है ना, तो इसलिए दिया जाता था। नेक्स्ट है मेरे बच्चे नबार्ड। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, नबार्ड की जो फुल फॉर्म में अगर आप देख पा रहे हो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नबार्ड बोला जाता है। फुल फॉर्म प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा नबार्ड की। अब हमें पता है नबार्ड है क्या, बड़े ध्यान से समझना। देखिए अब आपको पता है जो आरबीआई है सारे बैंकों का बाप है, चाहे गांवों में बैंक है चाहे शहरों में बैंक है, सारे के सारे बैंकों का कौन बाप है, आरबीआई है। नबार्ड का भी बाप है आरबीआई। और नबार्ड क्या है, अब आरबीआई किसका बाप है, नबार्ड का। नबार्ड क्या है, नबार्ड बेसिकली बेटा क्या है, जो रूरल एरियाज के जितने भी बैंक है, गांवों में जितने भी बैंक है, उन सबका बाप है। नबार्ड जो है गांवों में जितने भी बैंक है उन सबका जो है बाप है, वो क्या है मेरे बच्चे, नबार्ड। अब आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, किसको, जो नबार्ड को फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई क्या करता है, बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह बनाता है जो नबार्ड को फॉलो करना पड़ता है। उसी प्रकार मेरे बच्चे नबार्ड भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं जो सारे के सारे जो गांवों में बैंक है उन सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यही सारी चीजें जो आरबीआई करता है वही सेम नबार्ड का काम है, और सारे के सारे जो गांवों में बैंक है उन सबको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक बार देख लीजिए फटाफट से जो इंपॉर्टेंट है। सो नबार्ड इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स क्यों बोला गया, क्योंकि सारे के सारे जो गांवों में बैंक है उन सबका क्या है, बाप है। हैंडलिंग पॉलिसीज वगैरह हैंडल करता है, यानी बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है नबार्ड, जो सारे के सारे गांवों में बैंक है उनको फॉलो करने पड़ते हैं। प्लानिंग वगैरह करते हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। ऑपरेशंस करता है, यानी ऑपरेट करता है सारे के सारे जो बैंक है जो गांवों में है। इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी,
एक्टिविटीज, यानी बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कितना तक लोन दिया जाएगा, कितने टाइम तक के लिए लोन दिया जाएगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कितना लोन दिया जाएगा, लिमिट वगैरह डिसाइड करते हैं, इंटरेस्ट स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, जो सारे के सारे बैंकों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। और एक कब आया था नबार्ड, प्लीज देख लीजिएगा 1982 में जो है आपका नबार्ड आया था। अब नबार्ड का क्या क्या फंक्शन है, बड़े ध्यान से समझ लेना। पहला क्या है, अब हमें पता है आरबीआई क्या है, आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, आरबीआई नोट छाप के किसको देता है, नबार्ड को देता है, ठीक है जी। और नबार्ड के पास जब पैसा आ जाता है तो नबार्ड क्या करता है, वो फंडिंग किसको प्रोवाइड कर देता है, डिफरेंट डिफरेंट जो गांवों में बैंक है उनको प्रोवाइड कर देते हैं। और ये जो बैंक है फिर वो आगे आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, सीधी सी बात है। तो वही बात है, नबार्ड का क्या काम है, प्रोवाइड फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो गांवों में जितने भी बैंक है उन सबको वो क्या करते हैं, फंडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एंड इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम का मतलब है ये फंडिंग आगे प्रोवाइड करते हैं। तो जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद पैसा आ जाता है तो वो भी जो है आगे लोगों को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं, क्रेडिट की फॉर्म में जो है पैसा देते हैं। तो इस वजह से इंप्रूव हो पाता है क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। चल जी, नेक्स्ट है मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो बेसिकली जो नबार्ड का क्या काम है, डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी गांवों में बैंक है उन सबको मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट मतलब रूल रेगुलेशन बनाते हैं, फैसिलिटेट मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी जितने भी गांवों में बैंक है सबको, कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, कि भाई वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, क्रिएट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए बड़े ध्यान से समझना, अब हमें पता है ये नबार्ड है और ये क्या है, बहुत सारे गांवों के बैंक है। नबार्ड क्या है, इन सारे बैंकों को, इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, राइट, सीधी सी बात है, बहुत सारे एक तरह से रेगुलेट करता है। अब नबार्ड, अगर मैं बात करूं, ये आपका नबार्ड है मान लो, अब नबार्ड ये नहीं चाहता कि, अब देखो, अब नबार्ड ये नहीं चाहता कि जो ये जितने भी बैंक है वो कोई भी रूल रेगुलेशंस तोड़े। देखो सीधी सी बात है, नबार्ड अब सारे बैंकों का बाप है, यानी गांवों में जितने भी बैंक है उन सबका बाप है। तो वो ये नहीं चाहता कि जितने भी बैंक है, गांवों में जितने भी बैंक है, कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़े। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है अगर इन्होंने कोई भी घोटाला कर दिया, कोई भी रूल रेगुलेशन तोड़ दिया तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। सीधी सी बात है, अगर किसी भी बैंक ने कानून तोड़ा, फ्रॉड करा, कोई इलीगल ट्रांजैक्शन करी तो गवर्नमेंट बीच में आएगी, दखल देगी और क्या करेगी, सीधी सी बात है, तो गवर्नमेंट बीच में क्या करेगी मेरे बच्चे, इंटरफेयर वगैरह करेगी। तो नबार्ड ये नहीं चाहता कि जो गवर्नमेंट है वो बीच में इंटरफेयर करे। सो नबार्ड ये चाहता है कि सारे बैंक इतने अच्छे से, इतने स्मूथली काम करे कि इन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो सके, एक अच्छा तालमेल बैठ सके, यानी जितने भी फाइनेंशियल बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और गवर्नमेंट के बीच में एक तालमेल बैठ सके, ये अच्छे से काम करे ताकि गवर्नमेंट भी बीच में इंटरफेयर वगैरह ना करे। तो यही वो चाहता है, इसलिए वो एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है। नेक्स्ट है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, प्लानिंग वगैरह करता है रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट। तो नबार्ड क्या है, बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाता है जो सारे बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, रूल रेगुलेशन बनाता है जो सारे बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, प्लानिंग वगैरह करते हैं जो सारे बैंक्स को फॉलो करने पड़ते हैं, रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट, कि भाई कितना लोन की लिमिट डिसाइड करता है, इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड करता है, ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं जो सारे के सारे बैंकों को जो है मेरे बच्चे क्या फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पर्सोनल, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करता है। ध्यान से समझिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ट्रेनिंग का मतलब देखिए, बड़े ध्यान से समझना। अब आरबीआई क्या है, एक बिल्डिंग है जिसमें लोग काम कर रहे हैं, सीनियर ऑफिसर बैठे, वो किसको ट्रेन करते हैं, जो नबार्ड में लोग बैठे हैं, एक तरह से बिल्डिंग है, नबार्ड में जो लोग बैठे हैं उनको ट्रेन वगैरह करते हैं, अच्छे से सिखाते हैं काम, ठीक है। वैसे ही नबार्ड भी एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो है लोग बैठे, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स बैठे, वो किनको ट्रेनिंग करते हैं, जो बैंक में जो लोग बैठे हैं उनको ट्रेन वगैरह करते हैं, उनको सिखाते हैं, हर एक चीज के बारे में नॉलेज देते हैं कि इंटरेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, लोन्स की लिमिट क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कितना लोन देना है आपको, मीडियम के लिए कितना लोन देना है, लॉन्ग पीरियड के लिए आपको कितना लोन देना है, यानी इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी गांवों में जितने भी बैंक्स है, जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि स्मूथली सब काम हो सके, ताकि सारा काम अच्छे से हो सके। चलिए जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे मल्टी एजेंसी सिस्टम क्या होता है। मल्टी एजेंसी सिस्टम मतलब जिसमें मल्टीपल एजेंसीज होती है, मल्टीपल एजेंसी मतलब मल्टीपल इंस्टीट्यूशन सोर्सेज होते हैं या स्ट्रक्चर्स कह सको। तो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, आपके रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज भी आती है और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी आते हैं। तो ये होते हैं आपके मल्टी एजेंसी सिस्टम जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आते हैं। सो दिस इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग इज कॉल्ड मल्टी एजेंसी सिस्टम। मल्टी एजेंसी सिस्टम का मतलब ये है जिसमें मल्टीपल बहुत सारे जो है
इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आते हैं, ये सारे आते हैं, इसी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, मल्टी एजेंसी सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ध्यान समझिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको SHG बोला जाता है, क्या है इसका मतलब, ध्यान समझिए, ये ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, बेसिकली 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें वो क्या करते हैं, सेल्फ मतलब खुद की कोई सेविंग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये 8-10 लोगों का ग्रुप होता है जिसमें जो लोग हैं अपनी खुद की सेविंग्स यूज करते हैं, और सेविंग्स को वो कहाँ यूज करते हैं, लोगों को मदद करने में, लोगों की हेल्प करने में, बहुत जो नीडी लोग हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं जो गांवों के, उनको वो जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है कि बेसिकली एक ग्रुप है जिसमें जो लोग हैं वो खुद की सेविंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने बचाया है ना, खुद की सेविंग्स को वो यूज करते हैं लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की हेल्प वगैरह करने के लिए, एक तरह से लोन वगैरह उनको प्रोवाइड करते हैं, और मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। मॉडरेट का मतलब ना ही बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो मनी लेंडर चार्ज करता है, ना ही बहुत ज्यादा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, एक मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। सो देख लीजिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है, वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं एंड प्रोवाइडिंग लोन टू नीडी रूरल पीपल। सो वो अब क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि लोन वगैरह दे सके, नीडी जरूरतमंद लोगों को लोन वगैरह दे सके, मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, एंड विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, जिसको भी लोन देते हैं उनको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक तरह से जनरली गांवों में होता है तो लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, उनको पता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है या जो नहीं है, तो एक दूसरे को जानते होते हैं, अरे चाची जी, अरे मौसी जी, कोई नहीं रखो जी, ठीक है, तो कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती, एंड विद मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत ही मिनिमम पेपर वर्क के साथ जो है उनको लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर आप देख भी पा रहे होंगे, ये दो आंटियां सी बैठी हुई है, ठीक है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, अब ये अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करते हुए लोगों को जो है लोन वगैरह दे रही है, जो नीडी लोग हैं उनको जो है लोन वगैरह प्रोवाइड कर रही है बिना कुछ गिरवी रखवाए, ठीक है, और बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ जो है इनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन ही होता है, बिकॉज ये खुद की सेविंग्स यूज कर रहे तो करोड़ों का तो नहीं देंगे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन ही उनको प्रोवाइड किया जाता है, हु वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सो बेसिकली उन लोगों को लोन दिया जाता है जो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं। इसी को मेरे बच्चा माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम भी बोलते हैं, तो ध्यान समझिए इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्यों बोलते हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन, क्रेडिट का मतलब लोन दिया जाता है, तो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन वगैरह दिया जाता है नीडी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, वो भी मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। चल जी, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, कुछ बैंक्स की हम बात करेंगे। एक है आपका कुटुंबाश्री द पुअर वुमेन बैंक, क्या है, तो बेसिकली इसको समझाती हूँ। देखो, एक लेडी थी चेतना जी, एक लेडी थी मेरे बच्चे चेतना जी। चेतना जी ने देखा, गांव की बात कर रहे हैं, ये कहाँ की बात हो रही है, केरला की बात हो रही है, ध्यान समझिए। एक केरला में एक लेडी थी चेतना जी। चेतना जी ने देखा कि जो गांवों की औरतें वो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रही है, पैसा भी कमाती है मेहनत करके, लेकिन उनके अंदर ना एक सेविंग हैबिट्स नहीं, वो पैसा बचाती ही नहीं है। पैसा बचाने का मतलब है वो कहीं पैसा, अगर कहीं बैंक में पैसा नहीं सेव करती अपना, यही घरों में अपना गुल्लक में डाल दिया है ना, या वहीं अपनी अलमारियों में रख दिया, तो उससे उनको क्या फायदा मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई ब्याज कमा रही है, नहीं कमा रही है, ऐसे पैसा है ना, तो पैसे ही से ही पैसा बनता है ना, आपको पता है। सो औरतें मेहनती तो थी लेकिन उनमें आदत नहीं थी सेविंग्स की, तो उन्होंने देखा कि ये गलत आदत है, वो सेव ही नहीं करती अपना पैसा। तो जो चेतना जी थी उन्होंने एक डिसाइड किया, एक बैंक खोलने के लिए। चेतना जी ने क्या डिसाइड किया, एक बैंक खोलने के लिए उन्होंने फिर एक औरतों की एक टीम इकट्ठी करी, ठीक है जी, जिसमें उनको पहले उनको सिखाया, बैंक से रिलेटेड उनको नॉलेज दी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट क्या होता है, डिफरेंट जो है बैंक से रिलेटेड उनको नॉलेज दी, उनको सिखाया। जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद फिर उन्हें आरबीआई से लाइसेंस मिल गया, बिकॉज आरबीआई ऐसे तो लाइसेंस नहीं देगी ना, नॉलेज ही नहीं है लोगों को तो कैसे लाइसेंस दे देगी, तो आरबीआई से फिर उनको लाइसेंस मिल गया। लाइसेंस मिलने के बाद उन्होंने एक बैंक खोल दिया, ठीक है जी। सो ये जो बैंक एक तरह से खोल दिया, और जो भी बैंक चला रही थी सारी औरतें ही मिलकर जो है ये बैंक को चला रही थी, ठीक है। अब हुआ कि इस बैंक में क्या हुआ, जो भी औरतें थी, गरीब वगैरह औरतें थी, गांवों की जितनी भी औरतें थी, अब वो जो है अपना पैसा जो है बचाने लगी, सेविंग्स करने लगी, अब अपना पैसा जो है बैंक में बचाने लगी। अब ऐसे होगा कि इतने सारे बैंक अकाउंट खुलने लगे गांवों में, ठीक है, तो अब जो है औरतें अपना पैसा बचाने लगी, ठीक है, अब बहुत सारा पैसा जो है इस बैंक में आने लग गया। अब ये क्या करते थे, अब बैंक क्या करता था, बैंक क्या करता था, जो जरूरतमंद औरतें थी उनको लोन की फॉर्म में भी पैसा देता था, ताकि कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस खोलना चाहे तो वो अपना छोटा मोटा बिजनेस खोल सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। मेन ऑब्जेक्टिव था वुमेन एम्पावर करना, वुमेन एम्पावरमेंट लेके आना, है ना, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। देखो सीधी सी बात है, अब ये जो बैंक खोला, सारी औरतें ही रख के बैंक खोला, तो कितनी औरतों को काम मिला,
सीधी सी बात है। अब जो बहुत सारी जो औरतें अपना पैसा बचाने लगी तो कितना सारा पैसा जो है बैंक में आने लग गया। अब इतना सारा पैसा बैंक में आने लग गया तो बैंक जो है अब लोन लेने लगा, कितनी सारी औरतों को लोन देने लगे, कितनी सारी औरतें जो है सेल्फ एम्प्लॉयड होगी, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलने लगी। तो ये था पूरा टॉपिक। चल जी, तो फटाफट से देख लीजिए। सो कुंडुम्बश्री जो था वो कब आया था? 1955 में आया था, केरला में आया था। एज अ स्मॉल सेविंग बैंक फॉर पुअर वुमेन टू एनकरेज सेविंग। स्मॉल सेविंग्स बैंक क्यों बोला गया? क्योंकि ऑब्वियसली गरीब औरतें ही अपना पैसा जो है इसके अंदर सेव करती थी, तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ही सेव करेगी। अब करोड़ रुपए तो नहीं एक साथ करेगी ना, गरीबी थी, ठीक है। तो स्मॉल सेविंग बैंक था गरीब औरतों के लिए, ताकि वो जो है अपना पैसा जो है बैंक में जाके क्या करे, सेव करे। मेन ऑब्जेक्ट, इट इज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक। इनफॉर्मल बैंक क्यों बोला, फॉर्मल बैंक नहीं बोला? क्योंकि फॉर्मल बैंक्स जैसे कि वो होते हैं आपके एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, इनको फॉर्मल बैंक्स बोला जाता है। एक इनफॉर्मल तरीके का जो है मेरे बच्चे क्या था, बैंक्स था, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन एंड सेविंग मोबिलाइज, क्योंकि बहुत सारी अब जो औरतें हैं पार्टिसिपेट करने लगी थी, बहुत सारी औरतें अपना पैसा जो है सेव करने लगी थी। एंड सेविंग मोबिलाइज का मतलब है बहुत सारी जो सेविंग्स आती थी उसकी मूवमेंट होने लगी थी। अब बहुत सारी औरतों को लोन की फॉर्म में पैसा मिलने लग गया था। तो वही हम बात कर रहे हैं। द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी मोबिलाइज ₹1 करोड़ एज अ थ्रिफ्ट सेविंग्स। का मतलब यह है कि बहुत सारा जो पैसा है अब बैंक में आने लग गया और करोड़ों रुपए तक की अमाउंट की जो है मूवमेंट होने लगी, करोड़ों रुपए तक की अमाउंट की जो है मूवमेंट होने लगी, सेविंग्स की जो है मूवमेंट होने लगी, ठीक है। सो बैंक प्रोवाइड लोन टू पुअर वुमेन एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हु वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर ओन एंटरप्राइजेज एंड वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। सो ये ऐसा बैंक था जो लोगों को, औरतों को लोन भी देता था, गरीब औरतों को लोन भी देता था, ताकि और बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता था, ताकि वो खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सके और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। और मेन ऑब्जेक्टिव था गरीबी को हटाना और एक वुमेन एम्पावरमेंट को क्रिएट करना, कि औरतें भी जो है अब खुद के दम पे खड़ी हो जाए, औरतें अपना खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सके और गांवों में गरीबी को जो है खत्म किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके गरीबी को, ठीक है। तो वही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। चल जी, अब बात करते हैं मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है वो आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरफ हम बात करते हैं। अगर आप देख पा रहे हो क्रेडिट कार्ड आपको दिख रहा होगा कि इसमें लिखा भी होता है, अकाउंट नंबर हो गया ये आपका प्रॉपर, है ना, नाम हो गया, कब तक वैलिड है ना। तो ये क्या है आपका, एक तरह से किसान क्रेडिट कार्ड है। तो ये सरकार ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज क्यों लेके आई थी फार्मर्स के लिए, किसान लोगों के लिए, ताकि जो एक किसान है अपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को फुलफिल कर सके। शॉर्ट टर्म जो है क्रेडिट नीड, जैसे कि वो HYV सीड्स, अच्छी क्वालिटी की सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीजें जो है खरीद सके और अच्छे से फसल को उगा सके। सो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके वो अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरी कर पाता है, ठीक है। फॉर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको ब्याज के साथ ऑब्वियसली वो पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। सो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेके आई थी, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, एडिक्वेट एंड टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर्स फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड, ताकि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके, उनकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा किया जा सके, ताकि जो फार्मर है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है, अगर मैं बात करूं उनके पास अब क्रेडिट कार्ड है तो इसका इस्तेमाल करते हुए वो बीज वगैरह, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीजों को खरीद पाएंगे और अपनी जरूरतों को पूरी कर पाएंगे और फसल वगैरह उगा पाएंगे। सो अंडर दिस स्कीम बैंक जो है इश्यू करती है उनको क्रेडिट कार्ड्स, किसान क्रेडिट कार्ड को इश्यू करती है टू द फार्मर हु आर एलिजिबल फॉर द शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो ध्यान समझिए, ये क्रेडिट कार्ड उन फार्मर्स को इश्यू किया जाता है जो एलिजिबल, ऐसा नहीं कि हर किसी को इश्यू कर दिया जाएगा, सिर्फ उन्हीं को इश्यू करा जाएगा जो थोड़ा फाइनेंशियली, जिनको लगता है, सरकार को ये लगता है या बैंक वालों को ये लगता है कि ये चुका देगा। देखो सीधी सी बात है, क्रेडिट कार्ड है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऑब्वियसली उस फार्मर को ब्याज के साथ वो चुकाना पड़ेगा, मानते हो। तो उन्हीं को दिया जाता है, जो उन फार्मर्स को दिया जाता है जिनको बैंक को लगता है कि वापस पैसा मुड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया जाए। तो ये चीजों को देखा जाता है। मान लो किसी फार्मर ने लोन लिया तो ये चेक किया जाता है क्या उसने लोन का अमाउंट चुकाया है, नहीं चुकाया। तो ये सारी चीजों को ध्यान दिया जाता है, एलिजिबिलिटी को ध्यान दिया जाता है। सिर्फ एलिजिबल फार्मर्स को ही दिया जाता है जिनसे उनको लगता है कि पैसा मुड़ कर वापिस आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे बच्चे, द फार्मर्स अंडर द स्कीम्स आर इशूड अ क्रेडिट कार्ड कम पासबुक। तो इस फार्मर्स को, इस स्कीम के तहत फार्मर्स को क्या इशू किया जाता है, क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है, कम पासबुक वगैरह इशू किया जाता है। एक तरह से उनको एक क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू किया जाता है और इसके साथ एक पासबुक भी उनको इशू करी जाती है। और इसके साथ उनको क्या इशू, और वो जो क्रेडिट कार्ड है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इनकॉर्पोरेटिंग द नेम, जिसमें उनका नाम लिखा होता है, एड्रेस वगैरह लिखा होता है, कितनी उनकी इन्होंने
कितनी वो लैंड होल्ड करते हैं, कितनी जमीन है उनके पास, बोरोइंग लिमिट्स क्या है उनकी, कितने तक उधार ले सकते हैं, वैलिडिटी पीरियड कि कितने पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए क्रेडिट कार्ड जो है वैलिड है उनके लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लेके आई थी सरकार, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड एक तरह से एक कार्ड दिया जाता था, उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता था, किसानों को, फार्मर्स को दिया जाता था, एक एलिजिबल फार्मर्स को ही दिया जाता था, ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा कर सके, अच्छी क्वालिटी की सीड, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये सब खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको ऑब्वियसली वो चुकाना ही पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, तो इसलिए एलिजिबल फार्मर्स को ही दिया जाता था, जो बैंक को लगता था कि वो चुका देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे जनधन योजना। क्या होता है जनधन योजना? कब आया था? 2014 में आया था। जन यानी हर जनता, जन मतलब जनता से रिलेटेड, धन मतलब पैसे से रिलेटेड। तो जनधन योजना क्या था? जो सरकार 2014 में लेके आई थी, यानी डीमोनेटाइजेशन से पहले लेके आई थी, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि हर नागरिक का एक बैंक अकाउंट हो, क्योंकि उनको था कि 2016 में जो है डीमोनेटाइजेशन करनी है, तो इससे पहले सबका बैंक अकाउंट हो, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको पता ही है कैशलेस इकोनॉमी होने वाली है, तो हर एक चीज लोगों के अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट होंगे, तो ही वो बैंक से जाएंगे अपना पैसा जमा करेंगे। मानते हो? ठीक है, तो ध्यान समझिए जनधन योजना क्या था? सरकार ये चाहती थी कि हर नागरिक का जो है एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? लोगों को लालच दिया। क्या लालच दिया? कि जो इंसान अपना बैंक में अपना खाता खुलवाएंगे तो सरकार क्या करेगी, उनको 1 से 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज देगी, कि भाई सीधी सी बात है, अगर गलती से उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो 1 से 2 लाख तक का उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी 10,000 तक की। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, कि वो 10,000 तक का जो अमाउंट है अपने खाते से निकलवा सकते हैं, अगर उनके खाते में नील बैलेंस भी। ध्यान समझिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब ये है कि अगर उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो भी वो 10,000 तक का अमाउंट जो है निकाल सकते हैं, बट एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उनको ऑब्वियसली ब्याज के साथ वो पैसा बैंक को वापस देना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो उनको ये लालच दिया गया, लोगों को लालच दिया गया कि हम आपको 1 से 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज देंगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे, देयर इज नो नीड टू कीप द मिनिमम बैंक बैलेंस। तो लोगों को ये बोला गया कि बस आप अपना बैंक में जो है खाता खुलवा लो, अकाउंट खुलवा लो, आप शून्य राशि पे भी खुलवा लो, चाहे आप बैंक में 1 रुपया मत डालो, बट खुलवा लो। सरकार बस ये चाहती थी कि लोगों का एक बैंक अकाउंट हो, ये चाहती थी। डीमोनेटाइजेशन से पहले वो ये चाहती थी कि हर नागरिक का जो है एक बैंक अकाउंट जरूर हो। ठीक है, ये चाहती थी। चल जी, सो दे कैन गेट देयर वेजेस। अब बोला गया कि अपना बैंक में अकाउंट खोलो, तो अब उनको बोला गया, लोगों को बोला गया कि अब जो भी वेजेस होगी, सरकारी तनख्वाहें, वेजेस वगैरह, पेंशनें वगैरह, या कोई भी पीएफ का अमाउंट होगा आपका, ठीक है, या एलपीजी सब्सिडीज या कोई भी सब्सिडीज है जो गवर्नमेंट वो डायरेक्टली अब उनके जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, कैश की फॉर्म में नहीं देगी, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। और इस वजह से जो गरीब लोग थे फिर वो जो है अपना अकाउंट खुलवाने लगे थे। देखो सीधी सी बात है, अमीरों के पास तो, हम जैसे लोगों का तो अकाउंट होता ही है बैंक में। प्रॉब्लम ये थी गरीब लोग जो है अपना अकाउंट नहीं खुलवाते थे बैंक में, है ना, सीधी सी बात है। तो सरकार ये चाहती थी कि वो लोग भी खुलवाए, तो उनको लालच दिया गया कि हम आपको सब्सिडी, पेंशनें वगैरह जो है आपके डायरेक्ट सीधा अकाउंट में देंगे, ठीक है, आपके सीधा खाते में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, दिस लीड टू मोर देन 40 करोड़ ऑफ न्यू अकाउंट होल्डर। तो हमारे देश में क्या होने लगे, 40 करोड़ से भी ज्यादा जो है अकाउंट खुलने लगे, 40 करोड़ से भी जो ज्यादा है नए नए अकाउंट खुलने लगे। और इतना पैसा आया, कितने की मूवमेंट होने लगी। बैंक हैव मोबिलाइज फंड ऑफ मोर देन 1,40,000 करोड़ थ्रू दीज अकाउंट। और इतना 40 करोड़ से भी ज्यादा अगर मैं बात करूं अकाउंट खुलने लगी, इतना पैसा है कि 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है मूवमेंट होने लगी, लोन की फॉर्म में जो है आगे मूवमेंट होने लगी। इतना पैसा आया और इतना ज्यादा मूवमेंट होने लगी पैसे की, इधर से उधर जो है पैसे की जो है मूवमेंट होने लग गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे, कुछ लिंगरिंग चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। जो दूसरा है वो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जो भी फसल उगी है, अब फसल उगी है तो उन फसलों को काटा जाएगा, काटने से लेकर बेचने तक, यानी हार्वेस्टिंग से लेकर जब तक वो फसल बिकती नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोला जाता है। यानी हार्वेस्टिंग से लेकर फाइनल सेल तक जब तक नहीं होती, उसी को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोला जाता है। अब प्रोसेस क्या है, देखिए भाई, सबसे पहले जो है फसल को क्या किया जाता है, इकट्ठे किया जाता है, एक तरह से बंडल वगैरह बनाया जाता है। फसल कट गई, कटने के बाद उसको एक गैदर किया जाता है, यानी उसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का मतलब क्या है, अब गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, बंडल मिला लिया, तो अब उसको प्रोसेस करने का मतलब
बाद ग्रेन्स को अब अलग किया जाता है, सेपरेट द स्ट्रॉज फ्रॉम द ग्रेन्स का मतलब है कि जो भी कूड़ा करकट है उसको अलग किया जाता है और ग्रेन्स को अलग किया जाता है। उसके बाद ग्रेड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी। अब ग्रेडिंग करी जाती है उसकी क्वालिटी के हिसाब से कि ए ग्रेड की बोरी कौन सी होगी, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, उनकी क्वालिटी के हिसाब से जो है फसलों को जो है ग्रेड किया जाता है। उसके बाद पैकेजिंग करी जाती है अकॉर्डिंग टू बायर प्रेफरेंस। बायर प्रेफरेंस के हिसाब से जो है पैकेज किया जाता है। 1 किलो का गट्टा कौन सा होगा, 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, इसके हिसाब से जो है वो पैकेज करते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद स्टोर करते हैं वो उसको फॉर द फ्यूचर सेल। स्टोर किया जाता है गोडाउनों में, वेयर हाउसेज में जो है फसलों को जो है स्टोर किया जाता है। उसके बाद जो है सेल किया जाता है व्हेन द प्राइस इज लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। जब फार्मर को एक प्रॉफिटेबल प्राइस मिलेगा तो वो फिर जो है उस फसल को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। सो बेसिकली बेटा ये होता क्या है, GPGPSS। तो ये होता है GPGPSS। सबसे पहले गैदर किया जाता है, देन प्रोसेस, देन ग्रेडिंग की जाती है, देन पैकेजिंग, देन स्टोरिंग, देन लास्ट में क्या किया जाता है, सेलिंग की जाती है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डिस्ट्रेस सेल। क्या होता है डिस्ट्रेस सेल का मतलब बेचना, डिस्ट्रेस स्ट्रेस मतलब मजबूरी में आके फार्मर बेच रहे। फार्मर इसका मतलब है कि फसल कटी साथ के साथ बेच दी, साथ के साथ बेच दी उसने, कहीं अपने वेयर हाउस में या कहीं पे भी स्टोर नहीं किया। फसल कटते ही फार्मर जो है मजबूरी में आके बेच रहा है। कब एक फार्मर मजबूरी में आके फसलों को बेचता है तो दो कारण हो सकते हैं। जब फार्मर जो है इमीडिएटली फसल को बेच रहे, चाहे उसको अच्छा मुनाफा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट स्टिल भी फार्मर मजबूरी में आके जैसे ही फसल कटी साथ के साथ उसने जो है फसल को बेच दी। क्यों? पहला कारण है व्हेन द फार्मर नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ इट्स डेब्ट। कई बार क्या होता है फार्मर के सिर पे कर्जा होता है ना, बीज खरीदे हैं, फर्टिलाइजर, केमिकल, जो भी खरीदे उसने सामान खरीदे, कई बार कर्जा लिया होता है, बड़े बड़े मनी लेंडर, सेठ, साहूकारों से कर्जा लिया जाता है, तो सिर पे डंडा होता है उसके कि भाई उसको कर्जा चुकाना है। तो क्या करता है फसल उगते ही साथ के साथ बेच देता है, जो पैसा आता है अपना कर्जा वगैरह चुका लेता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। कई बार फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, वेयर हाउस ही नहीं है, तो कहां पे स्टोर करेगा, इसलिए साथ के साथ बेच देता है। या फिर और द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज वेरी हाई। कई बार क्या होता है वो रेंट पे सोचता है लेने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा हाई होता है, इतनी ज्यादा कॉस्टली होता है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, इसलिए जैसे ही वो उगती है, कटती है, कटने के बाद साथ के साथ उसको बेच देता है, चाहे उसको प्रॉफिटेबल प्राइस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो रेट मिलता है साथ के साथ बेच देता है। सो इन कारण से कई बार जो है एक फार्मर मजबूरी में आके जो है बेच देता है फसलों को। चलिए जी नेक्स्ट है मेरे बच्चे क्या है, मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द मार्केट सिस्टम। मार्केट को इंप्रूव करने के लिए, मार्केट सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लेती है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेती है। तो सबसे पहला क्या मार्केट सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर मार्केट को इंप्रूव करने के लिए जो सरकार है वो क्या क्या इनिशिएटिव्स लेती है। तो सबसे पहले क्या करती है, रेगुलेट करती है मंडी को। देखो भाई सीधी सी बात है, आपको ग्रेन मार्केट दिख रही होगी, मंडी दिख रही होगी, ठीक है, ये आपको फार्मर दिख रहे होंगे। फार्मर क्या करता है, अपनी जो भी फसल है वो फसलों को कहां बेचता है, जो भी ग्रेन मार्केट जहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, व्यापारी लोग होते हैं ना, ये इनसे खरीदते हैं और आगे जो है कस्टमर्स को बेच देते हैं फसलें वगैरह। लेकिन हमें पता है जो ये व्यापारी लोग हैं थोड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, पढ़े लिखे, लेकिन जो फार्मर्स है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, इस वजह से इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है ना। अब फार्मर्स अपनी फसलों को बेचने गए, उसको वो रेट नहीं मिलता जो रेट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है। मान लो मार्केट में रेट चल रहा था 1000 रुपए एक बोरी का, लेकिन जो ट्रेडर है उसने सिर्फ 800 रुपए दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और इस वजह से जो है कई बार क्या होता है फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसी चीज को बचाने के लिए जो हमारे देश की सरकार क्या लेके आती है, एक मार्केट कमेटी लेके आती है। क्या लेके आती है? एक मार्केट कमेटी लेके आती है। ये मार्केट कमेटी का क्या काम होता है, इसमें कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी लोग हैं जो देख रेख करते हैं, ये चेक करते हैं, सरकारी लोग हैं, ये चेक करते हैं कि जो ट्रेड हो रहा है इन दोनों के बीच में, यानी ट्रेडर्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, खरीद बेचना है, जो उनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, क्या वो सही से हो रहा है, क्या फार्मर को सही मोल मिला उसकी फसल को, क्या फार्मर को सही दाम मिला उसकी फसल को जो उनको मिलना चाहिए, ये चेक करते ताकि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये सरकार के द्वारा लाया गया, गवर्नमेंट एक मार्केट कमेटी लेके आई है जिसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो चेक करते हैं ट्रेड को बिटवीन द ट्रेडर्स एंड द फार्मर्स, कि फार्मर्स को क्या सही मोल भाव मिला, क्या उसको सही रेट मिला जो उसको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे बच्चे प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे इसके अलावा वो क्या देती है, उनको सब्सिडाइज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देती है। जो गवर्नमेंट है उनको सब्सिडाइज बहुत ही कम रेट पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज देती है, जैसे रोड की फैसिलिटीज, रेलवेज की फैसिलिटीज वगैरह देती है, ताकि जो एक फार्मर है अपनी फसल को इधर से उधर लेके जा सके, बहुत ही कम रेट पे जो है वो इधर से उधर लेके जा सके, शहरों की तरफ लेके जा सके और अपनी फसल को अच्छे रेट पे बेच सके। तो इनको ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड करती है। स्टोरेज फैसिलिटीज भी जो है गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है, ताकि जो फार्मर है अपनी फसल
फसलों को स्टोर कर सके, इन वेयर हाउसेज में जो है स्टोर कर सके, और जब उसको एक सही रेट मिलेगा बेचने का और उस रेट पे वो बेच दे अपने फसल को। नेक्स्ट है उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, जैसे कि टीवी या फिर अगर हम बात करें रेडियो वगैरह के थ्रू जो है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इस फसल का क्या रेट चल रहा है, राइस का क्या रेट चल रहा है, गेहूं का क्या रेट चल रहा है, मेज का, शुगर केन का क्या रेट चल रहा है, एग्जांपल मैं दे रही हूं। तो उनको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है ताकि फार्मर के साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर के थ्रू जो है इनको इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करती है ताकि फार्मर्स को ये पता चले कि उनको क्या कब बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, किन को बेचना है, उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ पढ़ लेना। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज का मतलब है जो देश की सरकार है फार्मर्स को ये बोलती है कि तुम मिलकर फार्मिंग करो, इकट्ठे जाओ बेचने, अकेले मत जाओ। अकेले जाओगे बेचने तो तुम्हें वो रेट नहीं मिलेगा जो तुम रेट डिजर्व करते हो, जो रेट तुम्हें मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिलेगा। तुम इकट्ठे मिलकर जाओ सारे के सारे फार्मर, और इससे होगा क्या, तुम जो रेट चाहोगे तुम्हें वो रेट मिलेगा। इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, मिलकर फार्मिंग करो ताकि तुम बार्गेनिंग कर सको जो रेट तुम चाहते हो ताकि तुम्हें वो रेट मिल जाए। नेक्स्ट है बेटा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है एमएसपी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए भाई सरकार क्या करती है, देखिए अगर मैं बात करूं, ये होता है डिमांड, ये होता है सप्लाई। जनरली क्या होता है, जो भी वैल्यू है फूड ग्रेन्स की, जो वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू किसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे मान लो 1000 पे डिसाइड किया गया कि एक बोरी का रेट मान लो 1000 पे है। लेकिन अब इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर, फार्मर को बचाने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार ने क्या किया, मान लो इसकी जगह 1200 रुपए कर दिए, यानी अब जो फार्मर्स है अपनी बोरी को 1200 रुपए में बेचेंगे। अब होता क्या मेरे बच्चे, ये क्यों किया, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर। अब हुआ क्या, कुछ ट्रेडर्स व्यापारी लोग तो खरीद लेते कि भाई सरकार ने 1200 किया तो क्या ही कर सकते, खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम क्यों खरीदे, जब रेट 1000 पे है तो हम 1200 रुपए पे क्यों खरीदे। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, फार्मर्स की जो फसल है वो बिकती ही नहीं है क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं 1200 रुपए में। जब रेट 1000 पे है तो वो कहते हैं हम 1200 रुपए में क्यों खरीदे। इस वजह से फार्मर की जो सेल नहीं हो पाती। तो सरकार क्या कहती है, कोई बात नहीं, जितना तुम बेच पा रहे हो 1200 रुपए में बेच दो। अगर तुम्हारी फसल नहीं बिकती है तो सरकार कहती है हम तुमसे खरीद लेंगे और अपने बफर स्टॉक में रख लेंगे, एज अ बफर स्टॉक उसको अपने वेयर हाउसेस में रख लेंगे। और उस बफर स्टॉक को सरकार कहां पे यूज करती है, पीडीएस के टाइम पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टाइम पे, या अगर देश में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, क्रॉप फेलियर हो गया, तो उस टाइम पे उस बफर स्टॉक का वो इस्तेमाल करती है। सो ये सब फैसिलिटीज जो है सरकार जो है फार्मर्स को देती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फार्मर। ठीक है, आपको शॉर्ट कमिंग्स है, आई गेस आप पढ़ सकते हो, फिर भी एक बार देख लो, मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो फिर भी अगर हम बात करें, कुछ प्रॉब्लम्स है आज भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आज भी नहीं है, आज भी जो है पक्की सड़कें नहीं है, फार्मर्स को गांवों से शहर तक फसलों को लेके जाने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। फोर्ट सेल, कई बार फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा मजबूरी में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। क्यों बेचना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है उसके पास, या उसके सर पर इतना कर्जा होता है तो उसको साथ के साथ बेचना पड़ता है और प्रॉफिट वो नहीं कमा पाता। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है। आज भी अगर मैं बात करूं, बहुत से गांव है जहां पे बैंक्स वगैरह नहीं है, आज भी उनको मनी लेंडर पे डिपेंड रहना पड़ता है जो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और इस वजह से जो है वो उस इंटरेस्ट को चुका नहीं पाते और लास्ट में कर्जे के जाल में फंस जाते हैं और सुसाइड भी कर लेते हैं। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, कि आज भी बहुत से फार्मर्स हैं जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, गांवों में स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। इस वजह से फार्मर क्या है, जैसी फसल उगती है कटते ही साथ के साथ बेच देता है और उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता, मजबूरी में बेचना पड़ जाता उसको। प्रेजेंस ऑफ मिडिल मैन, आज भी जो है बहुत सारे जो जमींदारी सिस्टम है, जमींदार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को, ज्यादा उनसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। बेचारे फार्मर्स के पास इतना भी नहीं पैसा बचता कि अगले साल उनको फिर से फसल उगानी है तो फिर से बीज बोने, इतना भी उनके पास पैसा नहीं बचता। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है फार्मर का। इनएडिक्वेट मार्केट इंफॉर्मेशन, फार्मर्स जो है पढ़े लिखे नहीं है तो उनको नॉलेज ही नहीं है कि इस फसल का क्या रेट चल रहा है, इस फसल का क्या रेट चल रहा है, इस फसल का क्या रेट चल रहा है, और इस वजह से जो ट्रेडर है, व्यापारी लोग हैं, वो उनको लूट लेते हैं। ठीक है जी, उनको वो रेट नहीं देते जो उनको देना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप जरूर करिएगा। अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर्स टू द कंज्यूमर इज थ्रू, यानी अब जो एक फार्मर है डायरेक्ट सेल कर रहा है, किसके थ्रू डायरेक्ट सेल कर रहा है, अपनी मंडी के थ्रू। अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की बात करी जाए तो एक अपनी मंडी है, एक फार्मर अपनी मंडी को बेचता है, और ये जो अपनी मंडी वाले हैं डायरेक्ट जो है कस्टमर्स को बेचते हैं, यानी अब डायरेक्ट सेल किया जा रहा है इनके थ्रू। ठीक है, अब कोई भी मिडल मैन नहीं आ रहा बीच में। अब मिडल मैन नहीं आ रहा तो प्राइस
कि मतलब एक तरह से अब ये अपना कमीशन लेते तो वो महंगी हो जाती फसल, है ना, लेकिन अब मिडिल मैन नहीं आ रहा। और दूसरा अडल्ट्रेशन होने की भी चांसेस कम हो जाएगी। फार्मर जो है डायरेक्ट इनको बेच रहे हैं और ये डायरेक्ट जो है कस्टमर्स वगैरह को बेच रहे हैं। अगर आप देख पा रहे हैं बिग बाजार है ना, तो फार्मर्स डायरेक्ट बिग बाजार को बेचते हैं, बिग बाजार वाले डायरेक्ट जो है कस्टमर्स को बेचते हैं। तो यही पुणे में, बस नाम अलग अलग आप देख लीजिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है देख लीजिए राइदू बाजार हो गए, तमिलनाडु में इसी को क्या बोला जाता है, उजावर सैंडीज वगैरह बोल सकते हैं। रिलायंस रिटेल तो आपने सुना ही होगा कि मान लो एक रिलायंस रिटेल है, फार्मर जो है डायरेक्ट रिलायंस रिटेल को बेचते हैं, रिलायंस रिटेल वाले किसको बेचते हैं, आगे डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं। तो इस तरीके से जो है फार्मर डायरेक्टली अब सेल कर पा रहा है कंज्यूमर्स को, ठीक है। चलिए जी, आगे क्या है मेरे बच्चे, कुछ अगला जो टॉपिक है फटाफट से देख लीजिए। अगला टॉपिक है डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है शिफ्ट करना अपने रिसोर्सेज को फ्रॉम लो यील्ड एरिया टू हाई यील्ड एरिया। लो यील्ड एरिया टू हाई यील्ड एरिया के मतलब है लो यील्ड एरिया का मतलब है लो एरिया ऑफ प्रोडक्शन से हाई एरिया ऑफ प्रोडक्शन की तरफ मूव करना है, यानी कम प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ आपको जो है मूव करना है। इसी को बोला जाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी लो यील्ड एरिया से मूव करना टू दी हाई यील्ड एरिया का मतलब है कम प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन की तरफ जो है मूव करना। इसके दो एस्पेक्ट्स है, फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है, क्या बोला गया फार्मर्स को कि वो सिंगल क्रॉपिंग की जगह मल्टीपल क्रॉपिंग करे, एक क्रॉप मत उगाए, मल्टीपल क्रॉप उगाए। अगर आप देखो एक जमीन था मेरे पास, मैंने यहाँ पे राइस भी उगा ली, वीट भी उगा ली, मल्टीपल क्रॉप करी, एक की जगह मैंने 2 क्रॉप उगा ली। इससे मुझे क्या फायदा हुआ, कब फायदा होगा, फार्मर्स को हेल्प होगा टू मिनिमाइज द रिस्क ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन एंड फेलियर ऑफ मॉनसून के। देखो सीधी सी बात है, अगर मान लो प्राइस में फ्लक्चुएट हो गया, मान लो लेट्स से एक बोरी रेट चावल का भी 1000 रुपए था और वीट का भी मान लो 1000 रुपए था। राइस मान लो अगर मैं बात करूं, राइस होगी सस्ती, ठीक है, 1000 से मान लो होगी 800 रुपए, और वीट होगी मान लो महंगी। वीट जैसे महंगी होने का मतलब मान लो होगी 1200 रुपए, ठीक है। पहले 1000 था, अब राइस सस्ती होगी और वीट महंगी होगी। अब प्राइस में फ्लक्चुएशन आ गया, तो अब मैं यहाँ मुझे नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या हो गया, मुनाफा आ गया। तो एक नुकसान की भरपाई जो है मैं दूसरी फसल से कर पा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने रिस्क को क्या कर पा रही हूँ, मिनिमाइज कर पा रही हूँ। फेलियर ऑफ मॉनसून की वजह से भी कई बार बहुत रिस्क होता है। जैसे मान लो लेट्स से इसको उगाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, और इसके लिए मुझे पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, सीधी सी बात है ना। वीट को उगाने के लिए मुझे पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। मान लो फेलियर ऑफ मॉनसून, जैसे कि बारिश नहीं आई, इस वजह से क्या हुआ, राइस की प्रोडक्शन बहुत ही जो है मेरी कम हुई, लेकिन वीट की प्रोडक्शन तो मेरी अच्छी होगी। अब राइस की प्रोडक्शन कम हुई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया राइस की प्रोडक्शन में, लेकिन ये जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है मैंने किससे कर ली, वीट से कर ली। तो यही बोले कि सिंगल क्रॉपिंग ना करो, मल्टीपल क्रॉपिंग करो, ताकि आप अपने रिस्क को क्या कर सको, मिनिमाइज। और दूसरे सबसिस्टेंट फार्मिंग से कहां शिफ्ट हो जाए, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ। सबसिस्टेंट फार्मिंग का मतलब है कि सिर्फ खुद के लिए मत उगाओ, मार्केट में बेचने के लिए जो है उगाओ। नेक्स्ट है मेरे बच्चे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट। दूसरा ये है कि फार्मर्स को ये बोला गया तुम फार्मिंग से नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट करो, क्योंकि सिर्फ फार्मिंग मत करो, खेती बाड़ी मत करो, बल्कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की तरफ जाओ, पशुपालन करो, फिशिंग वगैरह करो, हॉर्टिकल्चर की तरफ जाओ, तुम वहां पे भी जाओ। क्यों बोला गया उनको, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन है, क्योंकि हर जो लोग है फार्मिंग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो तुम दूसरी जगह करो, पशुपालन करो, जैसे कि गाय भैंस वगैरह चराओ, है ना, जो गाय भैंस से दूध मिलेगा उसको मार्केट में बेचो, बेच के पैसा कमाओ। तो ये उनको बोला गया। और दूसरा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेके, कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, है ना, खेती बाड़ी में, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, तो लोग वहां से निकल के अब यहाँ आएंगे तो लोगों को काम मिलेगा, सीधी सी बात है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी लोगों की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं, खेती बाड़ी तो करते ही करते, इसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, वहां से तो पैसा कमाते ही है। पशुपालन से कैसे, गाय भैंस चराते हैं, दूध जो निकलता है उसको मार्केट में बेच के पैसा भी कमाते हैं, तो एक तरह से सोर्स ऑफ इनकम जो है उनको बढ़ता है। सस्टेन देयर लाइवलीहुड, तो एक तरह से वो अपना सर्वाइवल कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फार्मिंग के साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी करते हैं और अपना लाइवलीहुड करते हैं, अपना दिन अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान समझिएगा। अब बात करते हैं मेरे बच्चे, जो अगला टॉपिक है वो ये है इमर्जिंग चैलेंजेस। इसके अंदर हम, अगर मैं बात करूं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, प्लीज एक बार इसके नाम जरूर पढ़ लेना, कौन कौन से नेम है। सो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी है, तो सबसे पहला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन करना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, एक तरह से बहुत बढ़िया एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है लोगों के लिए। इसी को मेरे बच्चे हम लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, पशुपालन करना। बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं,
गाय भैंस चराते हैं, शिप वगैरह को पालते हैं, उससे जो वूल निकलती है मार्केट में बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। हैन वगैरह को, मुर्गियां पालते हैं, जो अंडा निकलता है मार्केट में बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अपना जो है सर्वाइवल इस तरीके से करते हैं। सो पोल्ट्री, कैटल, गोट, शिप, ये मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग के। ठीक है जी। अब जो लोग हैं वो मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग की तरफ आजकल शिफ्ट करें। मिक्स क्रॉप लाइफ स्टॉक फार्मिंग का मतलब है कि क्रॉप तो उगाते ही हैं, फसल तो उगाते ही है, खेती बाड़ी तो करते ही हैं, इसके साथ साथ पशुपालन भी करते हैं ताकि अपना सोर्स ऑफ सर्वाइवल, सोर्स ऑफ इनकम को एनहांस कर सके, अपना सर्वाइवल जो है अच्छे से कर सके। और अगर मैं ड्राई जोन की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में क्या है, पानी की कमी, इस वजह से वहां पे जो लोग हैं वो फसलों को कम उगाते हैं। ठीक है, वहां पे जो है क्रॉप जो है कम उगती है, जो लोग हैं वो ज्यादा किस पे डिपेंड है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग पे डिपेंड है, पशुपालन पे जो है ज्यादा डिपेंड है राजस्थान की, अगर मैं यहाँ पे बात करी जाए। ठीक है। अब आगे जो है मेरे बच्चे, सो लाइफ स्टॉक फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट सोर्स है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का। बहुत सारी जो औरतें हैं वो पशुपालन करती है और एक तरह से अपना सर्वाइवल करती है। बहुत सारी औरतें हैं जो पशुओं को चराती है, उनको खिलाती है, पिलाती है ना, दूध निकालती है। तो एक तरह से वुमेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एनहांस होती है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 से 2016 की बात करी जाए, हमारे देश में मिल्क की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, 10 गुना से भी ज्यादा जो है इंक्रीज हुई है। इसलिए इसको हम ऑपरेशनल फ्लड बोलते हैं। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाना। किस चीज की बाढ़ आ गई? दूध की बाढ़ आ गई, यानी मिल्क की बाढ़ आ गई, है ना, दूध की बाढ़। और इसी को मेरे बच्चे व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। प्लीज लिख लीजिएगा, इसी को मेरे बच्चे व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट मतलब दूध से रिलेटेड है, इसी को मेरे बच्चे हम क्या बोलते हैं? व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। एक बार ये लास्ट पॉइंट आप देख लीजिएगा, वही मीट वगैरह, एग वगैरह निकालते हैं, वूल वगैरह हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। लोग क्या करते हैं? इसको बेचते हैं, बेच के पैसा कमाते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम ये है लो प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज ड्यू टू बैकवर्ड नॉलेज। हमारे देश में क्या है? बहुत ही बैकवर्ड नॉलेज है, लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉरेन कंट्रीज की, तो वहां मशीनों से दूध वगैरह निकाला जाता है, अच्छी क्वालिटी का चारा भी होता है। और हमारे देश की बात करूं तो हाथों से निकाला जाता है। तो बाहर की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो वहां पे जो है ज्यादा प्रोडक्शन हो पाती है एज कंपेयर टू हमारे देश में। एग का आप एग्जांपल ले सकते हो, आपको पता है बाहर जो है मशीनों से कैसे एग वगैरह, अगर आपको पता है, तो ये सारी चीजें इस वजह से हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। डेफिशिएंट वेटरनरी केयर, यानी जानवरों के अस्पताल हमारे देश में बहुत ही ज्यादा कम है, ये भी एक बहुत बड़ी जो है समस्या है हमारे देश में। चल जी, ऑपरेशन फ्लड का टॉपिक जरूर कर लीजिएगा। किताबों में जो है यहाँ पे 1966 शायद लिखा हुआ है, वो गलत है, यहाँ पे 1970 आएगा, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सी किताबों में गलत लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क ऑपरेटिव। मिल्क कोऑपरेटिव का मतलब क्या है? ये आया कब था? 1970 में आया था, याद रखिएगा। इसी को व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब अब हमारे देश में मिल्क की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई थी, इसी को हम व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं। व्हाइट जो दूध रिलेटेड, रेवोल्यूशन मतलब चेंजेस आए थे। तो बहुत सारे मिल्क कोऑपरेटिव, जैसे कि मैं अमूल वगैरह ले लेती हूँ। अब फार्मर्स को क्या बोला गया कि जो भी वो मिल्क वगैरह निकालते, दूध वगैरह निकालते, दूध निकालने के बाद वो किसको दे? वो बड़े बड़े जो मिल्क कोऑपरेटिव्स है उनको बेचते थे। ठीक है, तो ये करने लगे, ये हो गया। अब इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव का मतलब है फार्मर्स को ये बोला गया कि तुम अकेले जाके मत दूध बेचो, इससे क्या होगा? तुम्हें वो रेट नहीं मिलेगा जो तुम चाहोगे। तुम सारे फार्मर्स मिलकर इकट्ठा करो दूध की क्वांटिटी को, बहुत सारे लीटर ऑफ दूध हो जाएगा, और वो इकट्ठे जाके जो है बड़े बड़े मिल्क कोऑपरेटिव्स, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इन सबको बेचो, जिससे होगा क्या? तुम्हें वो रेट मिलेगा जो तुम चाहोगे। तो भाई इट इज अ सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स है, जो कब लॉन्च हुआ था? 1970 में होता है। और उसके फादर कौन है? प्लीज देख लीजिए, वर्गीस कुरियन जी जो है इसके फादर थे ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। दिस सिस्टम रिक्वायर्स द मेंबर फार्मर्स टू पूल, इकट्ठा करें, दे प्रोड्यूस ऑफ मिल्क फॉर द कलेक्टिव सेल इन द मार्केट। फार्मर्स को बोला गया कि तुम सारे फार्मर्स इकट्ठा करो, जो भी दूध की तुमने प्रोडक्शन करी, जो भी तुमने दूध निकाला है, और इकट्ठे मिलकर जाए और इकट्ठे मिलकर जो है इन मिल्क कोऑपरेटिव्स को जो है बेचे। पूलिंग से होगा क्या? इकट्ठा जब करेंगे, क्वांटिटी बढ़ेगी सेल की, एंड देयर बाय इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर। इस चक्कर में वो बार्गेनिंग कर पाएंगे, यानी वो रेट उनको मिल पाएगा जो वो रेट जो है चाह रहे। मिल्क कोऑपरेटिव, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ अमूल, उसका एपिसेंटर है कहाँ पे? वो कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। इट हैज प्रूव टू बी एन इंपॉर्टेंट नॉन फार्मिंग एरिया ऑफ इनकम जनरेशन इन द रूरल एरियाज। गांवों में बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम का जनरेशन है, बहुत सारे फार्मर्स इन मिल्क कोऑपरेटिव को बेचते हैं और बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। तो एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक ये देख लेना कहाँ कहाँ पे जो है मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है हमारे देश में? गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारी जो है बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग जो है स्टेट्स है।
ठीक है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे फिशरीज का टॉपिक करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। फिशरीज, बहुत सारे लोग जो है फिशिंग करके भी अपना जो है सर्वाइवल करते हैं, फिशेस कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके बेचते हैं और बेच के क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। ठीक है जी। सो वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, जगह देख लीजिएगा। ये जो है बहुत सारी स्टेट्स है हमारे देश में जहां पे फिशेस वगैरह कलेक्ट करी जाती है। गांवों में जो लोग है फिशेस वगैरह को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके मार्केट में बेचते हैं, बेच के क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। फिशरमैन जो बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिशेस को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज। ऑब्वियसली वाटर बॉडीज ये वहीं पे ही कर पाते हैं जहाँ पे रिवर्स, लेक, ओशंस वगैरह है, वहीं पे जो है फिशरमैन क्या है, फिशेस कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके मार्केट में बेचते हैं, बेच के क्या कमाता है, पैसा कमाता है। बहुत सारी वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड, स्ट्रीम, सीज, ओशन वगैरह है, वहां पे क्या करते हैं, कलेक्ट करता है, उसके बाद सेल करते हैं फिशेस को, मार्केट में जाके इसको बेचता है एट अ बेटर प्राइस, ताकि वो अपना क्या कर सके, सर्वाइवल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, जो फिश प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूं जितनी भी हमारे देश की टोटल जीडीपी है, जो फिशिंग कम्युनिटी की बात करी जाए या फिशिंग की बात करी जाए, जितनी भी हमारी देश की टोटल जीडीपी है उसका सिर्फ 0.9% ही जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। जो ध्यान समझिए, जो फिशरीज है वो ध्यान समझिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। जितनी भी टोटल जीडीपी है हमारे देश की उसके सिर्फ 0.9% ही जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, यानी बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिशिंग कम्युनिटी कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी इन द इकोनॉमी। बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी माना जाता है फिशिंग कम्युनिटी को। बहुत ही गरीब होते हैं ये लोग, है ना। इनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी कई बार बहुत बुरी हालत हो जाती है इनके पास। चलिए जी, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है फिशिंग से रिलेटेड। सो ड्यूरिंग रफ वेदर में क्या होता है, कई बार जो फिशरमैन है एंटर करते हैं सीज ओशियंस में फॉर कलेक्टिंग द फिश एंड फॉर देयर सर्वाइवल, बट दे एंड अप लूजिंग देयर लाइफ। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार बहुत रफ वेदर होता है ना, वेव्स का भाव इतना ज्यादा हो जाता है कई बार कि बेचारा फिशरमैन अपने सर्वाइवल के लिए घुस तो जाता है, कई बार बोट उसकी पलट जाती है और बेचारा अपनी जान खो बैठता है। लो पर कैपिटा अर्निंग्स भी इनकी बहुत ज्यादा नहीं होती है। स्लो अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू पुअर्टी एंड इलिटरेसी, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, इसलिए अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाते। वही वो जाल से ऐसे करके निकालते हैं, अंग्रेजों को देखा कभी ऐसे 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 करके निकालते, तो वही बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी वो यूज करते। दिस सेक्टर फेसेस द इश्यू ऑफ ओवर फिशिंग एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। बहुत ज्यादा कई बार ओवर फिशिंग हो जाती है और इस वजह से बहुत ज्यादा वाटर पॉल्यूशन भी होता है। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर फिशिंग फैमिलीज। देखो सीधी सी बात है, आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, बैंक से एग्रीकल्चर के लिए लोन मिल जाता है ना, पशुपालन तक के लिए लोन मिल जाता है, बट कई बार फिशिंग कम्युनिटी जो इतनी बैकवर्ड कम्युनिटी उनको कई बार लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका ऐसा है कि उनको लोन ही नहीं मिल पाता। उनके लिए लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज है और इस चक्कर में बेचारे जो है अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाते और मनी लेंडर पे डिपेंड रहते हैं। बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कई बार जो है उनसे लोन ले लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन होता है कि उसको चुका नहीं पाते और कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। चलिए कुछ सजेशन देते हैं बेटा फिशरीज को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या सजेशंस हमें देनी चाहिए ताकि फिशरीज को इंप्रूव किया जा सके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्रेडिट फैसिलिटीज जो है इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, बैंक्स को लोन वगैरह फैसिलिटीज जो है इनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह को अपग्रेड कर सके। और जो बेचारे जो इन डेप्टनेस में फंसे हुए हैं, यानी जो कर्जे के जाल में फंसे हुए हैं, जो मनी लेंडर से उधार ले रहे हैं और कर्जे में फंसे हुए हैं, उस कर्जे के जाल से वो मुक्त हो सके, बैंक से वो लोन ले सके और अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके, ज्यादा फिशिंग कलेक्ट करके, फिशेस कलेक्ट करके बेच के मार्केट में पैसा कमा सके। ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब उनको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन वगैरह देना चाहिए, किसके द्वारा, एसएचजी के द्वारा जो है उनको लोन देना चाहिए। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें जो लोग अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करते हुए नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, तो ये एसएचजी को भी जो है इनको लोन वगैरह देना चाहिए, इन फिशिंग कम्युनिटी के लोगों को लोन देना चाहिए, इन फैमिलीज को लोन देना चाहिए ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह को अपग्रेड कर सके। फिशिंग टेक्नोलॉजी टू बी अपग्रेडेड एंड मेड अवेलेबल टू फिशिंग कम्युनिटी, सरकार को जो है फिशिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करवाना चाहिए और उनको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि वो इतने गरीब है कि वो फिशिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो ज्यादा फिशेस कलेक्ट करे, ज्यादा बेचे, ज्यादा जो है पैसा कमा सके। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे हॉर्टिकल्चर। क्या होता है हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ पे फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस की प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे किसकी प्रोडक्शन हमारे देश में हो रही है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, हनी, इन सब की जो है प्रोडक्शन हमारे देश में हो रही है इंस्टेड ऑफ व्हीट, राइस, पल्सेस वगैरह, इसकी जगह हम बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश की जीडीपी में, 6% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे देश की जीडीपी में। और अगर एक चीज और ध्यान से समझ लीजिए, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर में, जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हो रही है एग्रीकल्चर में, उसका 1/3 हिस्सा जो है हॉर्टिकल्चर से आ रहा है, यानी फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, हनी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है हमारे देश में, 6% जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमारे देश की जीडीपी में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, जो हमारा इंडिया है वो
सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, यानी हमारे देश में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, जो पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में जो हमारा भारत है वो सेकेंड लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो किसका, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का है। ठीक है जी, सो बस यही लिखा हुआ है। हमारे देश में बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो रही है मैंगोज की, बनानास की, कोकोनट, कैशूनट्स, यानी क्या होते हैं कैशनट्स, काजू वगैरह हो गए, या बहुत सारे स्पाइसेस की बात करूं, मसाले वगैरह कह लूं, तो बहुत ज्यादा जो है हमारे देश में जो है प्रोडक्शन हो रही है। और इतनी ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है, इसी वजह से क्या बोला जाता है इसको, गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन, अगर आपने देखोगा हमने यहाँ पे हनी की भी बात करी है, हनी किस कलर की होती है, गोल्डन कलर की होती है ना हनी, राइट, इसलिए इसको हम गोल्डन रेवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, हनी वगैरह की, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा पीरियड है 1991 से लेकर 2012 तक की बात करूं, बहुत ज्यादा हमारे देश में जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, हनी की प्रोडक्शन हुई है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है, याद रखिएगा। चल जी, दिस हैज बीन सिग्निफिकेंट राइज इन द इनकम लेवल ऑफ फार्मिंग फैमिलीज एंगेज इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। बहुत सारे जो फार्मर्स है वो हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन पे जो है डिपेंडेंट है, और इस वजह से बहुत ज्यादा जो है उनकी इनकम बढ़ी है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेच रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो एक तरह से उनका सोर्स ऑफ सर्वाइवल जो है, ठीक है, इस पर हम बात करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर क्रॉपिंग इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया, स्पेशली वुमेन एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारी जो गांवों की औरतें हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह को वो गा रही हैं, बेच रही है, पैसा कमा रही है और अपना सर्वाइवल वगैरह कर रही है। तो अगर मैं बात करूं, जितने भी टोटल गांवों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जितने भी टोटल गांवों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उसका जो 20% है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर से आ रहा है, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स वगैरह की प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर बात मैं करूं, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, अब फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स वगैरह की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है कि प्रॉब्लम क्या होगी, there is several shortfall of the production of pulses which lead to cause higher prices। लेकिन अब देखिए, अब इतने ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स की प्रोडक्शन करने लग गए हैं कि अब पल्सेस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम होगी है। अब पल्सेस की प्रोडक्शन कम है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, इस वजह से जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए। नेक्स्ट है पावर सप्लाई शॉर्टेज। आज भी जो है गांवों में बात करूं तो बहुत ज्यादा बिजली की बहुत ज्यादा जो है शॉर्टेज है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। स्टोरेज फैसिलिटीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, और हमें पता है फ्रूट्स हो गए, आपके वेजिटेबल्स हो गए, उनको स्टोर करना पड़ता है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, है ना, वरना तो वो खराब हो जाएंगे। और बहुत सारे गांव है जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, इस वजह से जो 30 से 40% जो फसल है वो क्या हो जाती है, उनकी खराब हो जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केट। देखिए भाई, आज भी जो है प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो गांवों के लोगों को जब शहर लेके जाना पड़ता है ना अपनी फसलों को, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बेचने के लिए, तो रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है गांवों से शहर तक लेके आने में, और अपनी फसलों को जो भी उन्होंने उगाया, जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, उसको बेचने में, तो बहुत ज्यादा जो है उनको दिक्कत आती है। चलिए जी, अब अगला जो टॉपिक है मेरे बच्चे, बस छोटा सा एक टॉपिक है, तनवा का टॉपिक है। तनवा की फुल फॉर्म देख लीजिए, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। नाम से पता चल रहा है कहाँ पे था, तमिलनाडु के अंदर था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो भी एग्रीकल्चर, अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर में जो औरतें हैं उनको ट्रेन करना, ध्यान से समझिए, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि भाई जो भी तमिलनाडु में जो एग्रीकल्चर पे जो औरतें डिपेंडेंट है ना, वुमेन डिपेंडेंट है, उनको ट्रेन वगैरह करना, उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, उनको सिखाना कि कैसे प्रोडक्शन करनी है, कैसे बीज बोना, उनको सिखाना, ताकि जो है उनके अंदर स्किल्स बढ़े, ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, सेल्फ सफिशिएंट, उनको किसी और पे डिपेंड ना होना, औरतों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना जो था मेन ऑब्जेक्टिव था। तो देख लीजिए, फिर प्रोजेक्ट कहां पे कब लॉन्च हुआ था, 1986 में हुआ था। कहां पे लॉन्च हुआ था, तमिलनाडु के अंदर हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेन करना औरतों को इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना। ऑब्जेक्टिव क्या था, वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि ज्यादा जो औरतें हैं उनको ट्रेन हो जाए, तो उनको आए कैसे उनको प्रोडक्शन करनी है, ताकि वुमेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, ताकि वो औरतें भी जो है काम कर सके और अपना सर्वाइवल कर सके। वुमेन की डेवलपमेंट करना थ्रू एनहेंसिंग देयर स्किल्स, ताकि उनके अंदर स्किल्स बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एंड देयर सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े। देखो भाई, गांवों की बात करें, आदमी लोग तो काम कर ही रहते हैं, जब औरतें भी स्किल्ड होंगी, वो भी काम करेंगी, तो सोर्स ऑफ इनकम जो है घर का बढ़ेगा। नेक्स्ट, टू मेक द वुमेन सेल्फ सफिशिएंट, औरतों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ताकि औरतों को किसी भी इंसान पे या किसी पर पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, वो खुद स्किल्ड है, खुद काम कर सकती हैं, खुद खेतीबाड़ी कर रही हैं, है ना, तो वो खुद से जो है स्किल्ड है, उनको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगी, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगी। नेक्स्ट है इमर्जिंग चैलेंजेस, अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अब हम बात कर रहे हैं, प्लीज सबका ध्यान यही होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के देखो दो टाइप के इमर्जिंग चैलेंजेस थे, एक हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, जो डाइवर्सिफिकेशन भी हम जिसको बोलते थे वो
हमने कर लिया है। दूसरा आप क्या आ रहा है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। आजकल बोला जाता है ना ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो, है ना, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल मत करो। ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हेजार्डियस है हमारी बॉडी के लिए, राइट। सीधी सीधी सी बात है। नो डाउट इसे हम प्रोडक्शन तो ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सो ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो, काउ डंग का इस्तेमाल करो, है ना, खाद में, या वर्मी कंपोस्टिंग का इसका इस्तेमाल करो खाद में, ठीक है। इससे क्या होगी, सोयल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी और हमारी हेल्थ के लिए भी जो है फसल है जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल मत करो। कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो छिड़काव किया जाता है उसकी जगह नीम ऑयल का इस्तेमाल करो, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है जो जितना कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है। तो वही बोला जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो। बात करते हैं क्यों करो, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बोल रहे हैं कि डिस्कार्ड कर दो, इसको इस्तेमाल मत करो। किसका इस्तेमाल मत करो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल मत करो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, जिसको बारी बारी आप इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको आप बारी बारी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि केमिकल हो गए, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए, ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, राइट राइट। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, इसको इस्तेमाल मत करो, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो, वर्मी कंपोस्टिंग, काउ डंग का इस्तेमाल करो, गोबर के उपले को इस्तेमाल करो, ठीक है, प्रोडक्शन को करते वक्त, ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करो। नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लो पेस्टिसाइड वगैरह को मारने के लिए, राइट। इन सब का इस्तेमाल करो। पेस्टिसाइड इस्तेमाल मत करो, कीड़े वगैरह जो लग जाते हैं उसके लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल कर लो। तो ये सारी चीजों को इस्तेमाल करो, ठीक है। ये हमारी हेल्थ के लिए भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है। देखो सीधी सी बात है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर ये केमिकल फर्टिलाइजर आपको पता है कितना ज्यादा एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, पानी में चले जाए तो वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, सोयल की फर्टिलिटी भी जो है इनसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो ये ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो, ये एनवायरमेंट को भी हार्म नहीं करते। अगर पानी में चला जाए तो वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होता, सीधी सी बात है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी भी बल्कि इंप्रूव होती है, सॉइल फर्टिलिटी सस्टेन रहती है, इंप्रूव होती है। इन सब का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करो। हेल्दियर भी होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हेल्दियर है और टेस्टी भी होते हैं। एक ऑर्गेनिक तरीके से जो बनाया जाता है वो टेस्टी भी बहुत होता है, आप लोगों को पता है, स्वाद भी एक अलग ही होता है। तो ये सब चीजें यूज करो। तो बोला भी जाता है, मम्मी बोलती है ना कि भाई ये धो के खाओ, ऐसे मत खाओ, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें दवाइयों का छिड़काव होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं, बहुत हार्मफुल है, कैंसर जैसी बीमारियां भी हो जाती है। इसलिए बोला जा रहा है ऑर्गेनिक तरीके से जो है फार्मिंग करो। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जो HYVC, अगर मैं बात करूं, केमिकल फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर बोल लूं या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बोल लूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो छोटे छोटे फार्मर्स इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं बात करूं, काऊ डंग का इस्तेमाल कर लो, या जो ऑर्गेनिक तरीके से अगर फार्मिंग करते हो तो वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा महंगे नहीं है। तो छोटे छोटे फार्मर्स भी जो है इसको अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है जी। सो आई नो चैप्टर थोड़ा बड़ा था, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। सो बस फिर मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, लव यू ऑल।